आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस है जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था। इक्वेशंस को सॉल्व करना डिटर्मिनेंट मेथड से, या फिर उसको क्रैमर रूल बोलते हैं, या मैट्रिक्स मेथड होता है। और उसकी देखो, हमने वहाँ देखा था कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्यों नहीं करेगा, क्या नहीं होगा, आज पढ़ेंगे। इसको हिंदी में लिख दो, रेखीय समीकरण की सुसंगतता। अब देखो, इसको डिस्कस करते हैं। चलो, पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। दो लाइन है, वो पैरेलल है, ठीक है। तो दो लाइन है, वो कितने पॉइंट पे काट सकती, मतलब कभी नहीं काटेगी। मतलब या तो लाइन एक पॉइंट पे काटेगी या ओवरलैप करेगी। दो लाइन कभी दो पॉइंट पे नहीं काट सकते, ठीक है। तो अब इसमें है ना, एक तो लाइन का सोच लिया, ये हो गई लाइन, ठीक है। दूसरी लाइन ये हो गई, तो ये तो काट ही नहीं रही। ये कितने पे काटेगी? एक पे काटेगी। लाइन किसको बोलते हैं? देखो, लाइन सेगमेंट और रे, तीनों चीजें बचपन में पढ़ी थी हमने। लाइन सेगमेंट बोलते हैं जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, मतलब ये खत्म हो गया, यहां से यहां ये खत्म हो गया, मतलब ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। रे बोलते हैं जिसका एक एंड पॉइंट हो, जो ऐसे ऐसे जाए, वो होती है रे। लाइन का मतलब इधर भी है इंफिनिटी तक, इधर भी है इंफिनिटी तक। तो यदि लाइन पैरेलल नहीं होगी ना, तो कंफर्म है वो एक पॉइंट पे ही काटेगी, ठीक है। कैसे ही हो, बोले कैसे ही, वो आगे इंफिनिटी तक जाएगी और कहीं ना कहीं क्या कर देगी, कट कर देगी। अब इसमें तुम थोड़ा सा दिमाग खोल के देखो तो चीजें चेंज हो सकती है। क्योंकि लाइन जब, ये देखो, तुम्हारे जो चीजें चलती है ना, 2D में चल रही है अभी, ठीक है। 2D का मतलब ये हो गई लेंथ, और मतलब ये हाइट ले लिया एक, ये बस ये बोर्ड है, समझ ले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो सारी लाइन होगी इसमें ही होगी, इस प्लेन में होगी। बट बात करते हैं 3D की। अपन 3D में रहते हैं, हमारे भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, लेंथ हाइट ब्रेथ तीनों है। ये एक लाइन होगी, दूसरी ये लाइन होगी। पैरेलल है क्या? नहीं है, और नहीं काट रही भाई, कितना भी चाहो। तो यहाँ ये कहना गलत होगा, आप बचपन से जो पढ़ते आए हो, कि या तो लाइन क्या होगी, एक पॉइंट पर कट करेगी, या पूरी ओवरलैप होगी, या कट करेगी ही नहीं। ये सही है, बट किसमें? 2 डायमेंशन में। समझ गए ना तुम? सिंपल ना, समझ गए। 3 डायमेंशन में कोई जरूरी नहीं है। तो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक रुकना है? 2D तक रुकना है। तो अभी अपन 2D का ही कर रहे हैं। अपन ने कल इक्वेशन सॉल्व करें ना, एक्स वाई की करी है, तो उसके लिए एप्लीकेबल है, बट फिर भी मैंने बता दिया तुम्हें। अब देखो, तो चलो, गुड टू नो। अब मुझे बताओ, लाइन पैरेलल कब होगी? अब आपने दो लाइन ली है, एक तो ले लिया a1x b1y इक्वल्स टू c1, a2x या c1 को भी चलो इधर ही रखते हैं, a2x b2y और ये c2 इक्वल्स टू c। ये दो लाइन, ठीक है। अब ये दो लाइन पैरेलल कब होती है? लाइन पैरेलल होती है जब उसका यहाँ अलग से, मैं आप साइड में चीजें बता रहा हूँ, यही ले। दो लाइन पैरेलल होगी जब उन दोनों का स्लोप सेम होगा। जैसे ये लाइन ही y इक्वल्स टू mx प्लस c। जो m है ना, ये m आपका tan थीटा होता है। m इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा होता है। थीटा क्या होता है? ये आपका इस लाइन का यहाँ जो बनाया हुआ एंगल है ना, ये थीटा है। इस थीटा को tan के अंदर रखेंगे और जो मिलेगा वो आपका m होता है, और वो क्या होता है? स्लोप होता है। दो लाइन का स्लोप सेम हो गया, मतलब ये m दोनों का सेम हो गया, ठीक है, m1 और m2। तो मतलब ये थीटा सेम है। तो यदि दोनों x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है, मतलब वो पैरेलल होगी। मेरी बात समझी? तो दो लाइन पैरेलल कब होगी? जब उनका स्लोप सेम होगा। मतलब भाई समझ गए ना, x एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगी, तो भाई ये भी 45 चलते रहो, क्या दिक्कत है? समझ गए? तो पैरेलल लाइन कब होगी? जब दोनों का स्लोप सेम होगा। और यूं बोल सकते हो दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे वहां आपको दिखाना है कि d0 होने से क्या होता है। इज दैट क्लियर? अब देखो, पैरेलल में दो केस हो जाएंगे। एक, हाँ, सॉल्यूशन क्या होता है, इसको और थोड़ा समझे तो पहले हम देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन का कर्व क्या होता है। इक्वेशन है, जैसे लाइन की इक्वेशन है, तो ये समझ लिया y इक्वल्स टू mx प्लस c है, और ये लाइन की इक्वेशन है।
इस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट है वो इस कर्व की हेल्प से, मतलब इस कर्व पे आने वाले जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे ना उनको जमा दिया है, तो उससे कर्व बन गया। मतलब इस कर्व पे आने वाला हर एक पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, और इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाला हर एक पॉइंट कहां होगा, इस कर्व पे होगा। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये ले लिया y इक्वल्स टू m1 और ये ले लिया c1, दूसरी लाइन ले ली y इक्वल्स टू m2x और ये c2 ले लिया। ये समझ लिया दूसरी लाइन है, तो इस लाइन के क्या हो गए सॉल्यूशन, इस लाइन पे आने वाले हर एक पॉइंट, तो यहां भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहां भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो मैं बोल रहा हूं इस लाइन पे अब मुझे इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया साइमल्टेनियस। ठीक है, तो मतलब वो सॉल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करे, और वो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा जो पॉइंट दोनों में आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन वो चीज होती है। ऐसा क्लियर, मेरी बात समझ में आया है नहीं आया? और लाइन जब पैरेलल हो जाएगी एक दूसरे के, तो सॉल्यूशन कितने होंगे, एक तो दोनों एक लाइन को टच ही नहीं कर रही है, तो इसके इनफाइनाइट और इसका कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन। ये लाइन इसके ऊपर रख देंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, और मेरी बात समझे, तो लाइन पैरेलल में दो ही केस बनेंगे, एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, एक नो सॉल्यूशन। एग्जैक्टली, अच्छे से समझ में आया? अब देखो यहां से स्लोप कितना है भाई बताना, इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में लिखोगे तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इधर इसको भेजा -a1 अपॉन b1 x, भाई समझ गए, नेगेटिव हो गया, -c1 अपॉन b1। इस इक्वेशन को कैसे लिखा, इस फॉर्म में लिखा, इन दोनों को, इसको उधर ले गए, नेगेटिव होगा, b1 से डिवाइड करा, इसको भी लिखा क्या, y -a2x अपॉन b2 -c2 अपॉन b2। तो इस लाइन में स्लोप एक, ये पहली वाले का m है और ये दूसरी वाली का m। तो यहां केस नंबर 1, केस नंबर 1 है कि पहली वाली का स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज नॉट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, मतलब दोनों बराबर एंगल नहीं बनाए, बराबर नहीं बनाए तो पैरेलल नहीं होगी, और पैरेलल नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जाके कट हो जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। एक मिनट, इसको मैं और मैट्रिक्स से कंपेयर करूंगा अभी। तो यहाँ इसको इधर भेजा तो यहाँ क्या होगा, -a1 और ये b2 हो गया, और इधर इसको ले आया तो क्या हो जाएगा, a2 और ये b1 है, नॉट इक्वल टू 0। दोनों को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये भी एक ही बात है, a1 b2 -a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। आप देखोगे आपका d यही है, मेरी बात समझे। अब केस 2 मैं आपको और बता दूंगा, तो ये आपका क्या है, d है। यहां से आपको पता है किसी भी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, ये आपका a1 b1 a2 b2, ठीक है, तो ये और ये आपने ले लिया क्या, x y, और ये माइनस का c1 माइनस का c2, ये आपका क्या है, a1 b2 और a2 b1। तो ये समझ गए ना, ये आपका d है, जो मैं अपन पढ़ रहे थे ना कल, वहां d है, फिर अपन ने dx निकाला था, मैं बताऊंगा सारी चीजें। तो जब d आपका क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, तो आपका d क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और किसी भी इक्वेशन के मतलब, और कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, सुसंगत बोलते हैं हिंदी में, सुसंगत। कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट तब होगी जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, सुसंगत तब होगी जब उसका क्या हो जाए, सॉल्यूशन मिल जाए। तो इसमें क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। अब देखो तो जब d नॉन जीरो हो तब क्या होता है बताओ, यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि पैरेलल नहीं होते, यहां से आप समझ लो। अब आपका लेते हैं केस 2,
जब क्या हो जाए आपका स्लोप दोनों का हो जाए सेम, a1/b1 और ये आपका इक्वल टू आ जाए क्या, -a2/b2। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं a1b2 और a2b1 इक्वल टू क्या हो जाए, 0 आ जाए। मतलब क्या हो गया, ये कौन सा केस है, ये क्या है, स्लोप अलग अलग है, मतलब पैरेलल नहीं है, ठीक है। दोनों लाइन क्या है, नॉट पैरेलल, इसका मतलब नॉट पैरेलल। और इसका क्या मतलब है, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो पैरेलल, समानांतर। अब यहां दो अलग अलग केस बनेंगे। एक तो आपका बनेगा दोनों लाइन एकदम सेम ही हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, dx dy और ये तीनों जीरो हो जाएंगे। मतलब एक तो d तो ऑलरेडी आपका जीरो है, d0, dx भी जीरो हो जाएगा, dy भी जीरो हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये कब होगा, ये होगा जब एक इक्वेशन ली है आपने, ये इक्वेशन ए ले ली x b1y c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन कुछ नहीं है, इसको ही लैम्डा से मल्टीप्लाई करने से मिल गई है। तो मतलब दोनों इक्वेशन यूं देखो तो सेम ही है, ठीक है। a2 और ये आपका हो गया y और ये क्या हो गया लैम्डा c। तो ये वो केस है जब दोनों इक्वेशन क्या हो, सेम ही है। एक इक्वेशन को क्या करा, ये b2 है, a2 b2 और c2, इसी को लैम्डा से मल्टीप्लाई करा। तो देखो लैम्डा को यदि कॉमन लेके 0 में भेज दिया तो ये वही बात हो गई ना, क्या भेज सकते हैं, क्या दिक्कत है, 0 है तो लैम्डा को भेज सकते हैं। तो यहाँ देखो dx और dy की मैं बात करता हूँ। dx क्या होता है, पहले तो तुम्हें पता है, एक कॉलम को चेंज करके c को रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो यहाँ dx क्या होगा, पहले तो d तो 0 है, स्टार्टिंग से हमने लिया ही वही है। और फिर यहाँ बता भी सकते हैं, चलो यहाँ भी मैं आपको d बता देता हूँ। d की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका a1 और ये आपका b1 और ये a2 क्यों लिया, a1 ही तो है, ये b1 है, ये c1। मतलब कुछ नहीं करा, इसको लैम्डा से ही मल्टीप्लाई करा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो d आपका क्या हो गया, लैम्डा a1 और यहाँ क्या है लैम्डा b1। मेरी बात समझे या नहीं समझे। और dx क्या हो गया, dx हो गया, इस सेम लाइन को किससे रिप्लेस कर दिया है, किससे रिप्लेस करा है जल्दी बताओ, इसको रिप्लेस कर दिया -c1 और माइनस लैम्डा c1 से, दोनों को उधर भेज। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। और ये आपका रखा b1 और ये क्या रखा लैम्डा b1, कोई दिक्कत है क्या। और dy आपका क्या बन गया, dy आपका हो गया, इसमें ये सेम रखना है a1 लैम्डा a1 और यहाँ क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, -c1 माइनस लैम्डा c1। अब देखो यहाँ से किसी भी डिटर्मिनेंट से आपको पता है इस रो में लैम्डा कॉमन है, लैम्डा को बाहर ले लिया, ठीक। तो a1 b1 माइनस a1 b1 0, लैम्डा को बाहर लिया, -c1 b1 माइनस c1 0, लैम्डा को बाहर लिया 0। ये कब हो, दोनों लाइनें सेम हो, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इज दैट क्लियर। अब देखो ये बना के भी चेक कर सकते हो, ये दोनों आप बना के भी चेक कर सकते हो। दो लाइन, एक लाइन ले लो, उसको किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो दूसरी लाइन बनेगी, वो सेम ही लाइन बनेगी। तो उसमें तो कॉमन है, सारे एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। अब देखो दूसरा केस है d = 0 एंड एटलीस्ट वन आउट ऑफ dx एंड dy इज नॉन जीरो। दोनों में से एक भी क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। दोनों में से एक, देखो d 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। और dx और dy में से एक भी नॉन जीरो, मतलब दोनों इक्वेशन सेम नहीं है। क्या नहीं है, सेम नहीं है, दोनों लाइन क्या है, अलग अलग है।
और दो लाइन अलग अलग है और पैरेलल है, मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। इस केस में भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। और इसको तो इनफैक्ट ये भी लिख सकते हैं A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, उसका रेशियो भी सेम होगा क्योंकि A2 की वैल्यू क्या है, लैम्डा A1 है। और समझ गए ना, ये आपने पढ़ रखा है छोटे क्लासेस में। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ दोनों में से एक भी यदि नॉन जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, हाँ मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इस केस में भी आपका ये तो चीज़ें सेम ही बनेगी। ये आपका देखो A1x और ये आपका है B1y और ये आपका क्या ले लिया, C1 ले लिया। ये A2x और ये क्या हुआ, B2y और ये ले लिया C2। तो इसमें ये भले ही दोनों सेम होंगे ये वाले, बट वो अलग होंगे, C1 और C2 अलग अलग होंगे। ये सेम क्यों होंगे, तभी तो इसका मल्टीप्लाई इसका जीरो है। मेरी बात समझे, यहाँ कॉफिशिएंट इस बार या तो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ये होगा यहाँ पे A1/A2 और यहाँ B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये अलग होगा। ये सेम हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए ले लिख देते हैं दोनों इक्वेशन के बीच जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2। हमने जो एग्जांपल लिया उसमें लैम्डा लिया है, लैम्डा A1, तो देखो A1 सबका सॉल्यूशन 1/λ 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 ही आ रहा है। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। तो ये कौन सा सीखा अपन ने, मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स, इसको क्यों मैट्रिक्स नहीं है, सॉरी, डिटर्मिनेंट मेथड है। अब यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट मेथड इसको इसलिए बोला है कि कोई भी, मैं और 3 का भी लिख दूंगा मैं शॉर्ट में, ये सारी समझ गए रामन, इसका फोटो ले लो, मैं अब आपको प्योरली उस डिटर्मिनेंट में लिख दूंगा जो आपको लिखना है। यहाँ क्या है, यहाँ इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत है, जब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब देखो, कैन आई रेज दिस, समझ गया ना, डी का और रिलेशन किससे, बताओ किससे है, बिल्कुल सही। यहां पे पहला कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, दो चरों में रैखिक समीकरण की क्या हो जाएगा, सुसंगतता। पहला केस, चलो पहले स्टैंडर्ड लिख देते हैं, A1x B1y और ये आपका इक्वल्स टू C1 लिखो या C1 लिख दिया, और A2x ये चलो C1 सेम रखते हैं, B2y C2 इक्वल्स टू C1। मुझे बता दो B क्या है, A1 B1 A2 B2, dx क्या है, A1 की जगह -C1, इनको उधर भेजेंगे तो यहाँ वाला D था, B1 B2, dy क्या है, A1 A2 -C1। आपको बता रखा है x की वैल्यू क्या थी, dx/d, dx, y की वैल्यू dy/d, और मैंने कहा d 0 हो जाए, इन्फिनिट हो जाएगा। तो अब देखो पहला केस 1, व्हेन, सीधा टू द पॉइंट, व्हेन d नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, इक्वेशन हैज, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, एंड यूनिक। कंसिस्टेंट होगा और यहाँ पे लिखो, और यहाँ लिखो यूनिक सॉल्यूशंस। डी, सीधा डी ही नॉन जीरो आ जाए।
अब देखो दूसरा पॉइंट केस 2, when d इक्वल्स टू 0 d dx dy तीनों क्या हो जाए 0, तो क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टाइप क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब देखो केस 3, सॉरी इसका अगला केस 3 क्या हो जाएगा when d इक्वल्स टू dx d इक्वल्स टू 0 एंड dx और dy, और का मतलब या ये या फिर लिख दो एटलीस्ट है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट 1 आउट ऑफ, कम से कम एटलीस्ट 1 आउट ऑफ dx एंड dy इज, दोनों में से क्या हो जाए एक भी क्या हो जाए 0 हो जाए, मतलब अरे यार हाँ ओनली 1 आउट ऑफ 0 हो जाएगा, एक को नॉन 0, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होगा कम से कम एक 0, कम से कम मतलब दोनों 0 हो गए तो ऊपर वाला केस हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट दोनों में से एक भी नॉन 0 हो जाए, दोनों नॉन 0 हो गए तो भी आपका वही बात है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा बताओ इनकंसिस्टेंट, और क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशंस, मिलेंगे ही नहीं। डायग्राम क्या बनेगा ऐसे इक्वेशन का, दोनों पैरेलल। अब देखो मैं इसका एग्जांपल तुम्हें एक एक दे देता हूँ, तुम्हें करना है। एक आपका क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 1 2x + 3y ठीक है, ये कंसिस्टेंट का एग्जांपल है, तुम खुद करना और सारा निकालना x और y कौन से मेथड से, मैट्रिक्स से निकालना है, डिटरमिनेंट से निकालना और सीधा लिखना सॉल्यूशन। अब देखो 2x + 3y और यहाँ क्या ले लिया 4x + 6y और एक यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया 6, ये क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा है एग्जैक्टली। और अब थर्ड वाला केस है। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस के लिए देखो ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, मैंने वो लिखाया भी था आपको थ्योरी में। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत, इजी, एकदम इजी है, बस समझाया उसको अच्छे से, पता है ना भाई। अब उसको स्लोप से रिलेट करके समझ तो गए ना सारी चीजें। अब बात करते हैं मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, कंसिस्टेंसी इन मैट्रिक्स मेथड। ये किस में चेक करी थी, लीनियर इक्वेशन टू बाय डिटरमिनेंट मेथड था यहाँ, बाय डिटरमिनेंट। एक और आपका होमवर्क है, 3 जो आपकी इक्वेशंस हो 3 वेरिएबल में, ठीक है, तो क्या होगा a3 हो जाएगा और तीसरा वेरिएबल समझ लिया d, वो z समझ लिया। ठीक है, तो d क्या होगा a1 b1 c1 a2 b2 c3 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 हो जाएगा। d फर्स्ट हटाई, ये रिप्लेस करा, ये आपका dx dy dz तीनों मिल जाएंगे। ये क्या हो जाएगा d नॉन जीरो के लिए, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी तीनों सब जीरो हो तो यहाँ एटलीस्ट एक नॉन जीरो हो dx dy, तो समझ गए ना, तो वो भी आपको पूरा लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी फ्रॉम विच मेथड,
मैट्रिक्स मेथड का मैं वेरिएबल से कराऊंगा नहीं, सीधा ही करा दूंगा। बहुत इजी है। यदि आपने a समझा है, x समझा है और यहाँ समझ लिया है b। a क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, वेरिएबल है, कांस्टेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जो कांस्टेंट आ जाए ना, जो मतलब खाली अकेले कांस्टेंट हो, जिनके मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 समझा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मल्टीप्लाइंग एडजॉइंट ऑफ a से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। a लीजिए, a से इधर भी कर दिया, इधर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए, एक गड़बड़ हो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही, ए इनवर्स से करेंगे। ए इनवर्स से करोगे ना, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा और वहाँ ए इनवर्स बन जाएगा और फिर बी बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका ए इनवर्स आई बन जाएगा। बट ए इनवर्स से करने से आई बन जाएगा, मुझे यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लाना है। तो हाँ सही है ना, क्या दिक्कत है? यही है भाई। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए इनवर्स हो गया। ठीक है, सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यही है। तो यहाँ फिर लिखोगे ना तो बन जाएगा। तो कैन आई रेज? और यूं देखो ना तो सीधा फॉर्मूला बन रहा है, ये 1 अपॉन ए है। ए और ए एडजॉइंट सीधा ए इनवर्स होता है, ध्यान रखना तुम भाई सीधा। चलो ये तुम फॉर्मूला याद रखो। यहाँ से देखो, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए लिखोगे ना तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। ए इनवर्स ए क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। आई एक्स क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा। ये सीधा फॉर्मूला होता है, तुम सीधा ही रखो। एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। समझ गए ना? तो यहाँ से ये साइड में लिख देंगे, यहाँ लिख दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये एक्स हो गया और एडजॉइंट ऑफ ए और बी। फॉर्मूला क्या याद रखोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज एडजॉइंट ऑफ ए और पास में क्या बैठा है? ए। किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ से x क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ से b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इन्फिनिटी मिल जाएगा। मेरी बात समझे? इसको ले लिया आपने इक्वेशन नंबर 1, मैन 2 ले लिया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से मैन केस 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जब नॉन जीरो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, ये जब नॉन जीरो होगा तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। वैसे चीजें सारी सेम ही है। ये कौन सा ए है? वही जो पहले डी था।
ए है तो यही ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स से तो है, ये डी और ए सेम ही है, तो जब डी नॉन जीरो होता है तभी यूनिक सॉल्यूशन है, तो ए नॉन जीरो पे भी यूनिक सॉल्यूशन। अब आपने केस 2 आपने लिया, यदि आपका ए भी जीरो हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी है ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो x भाई आपको पता है नल मैट्रिक्स को, भाई ये जीरो हो जाएगा तो x कोई भी वैल्यू हो इस जीरो की क्वांटिटी से कराओ तो यहाँ नल मैट्रिक्स बन जाएगी, और यहाँ भी क्या नल मैट्रिक्स, तो हर एक x की वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाएगा। भाई इधर भी जीरो है, x 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इस टाइम क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे, ये कंसिस्टेंट है, ठीक, कंसिस्टेंट, और ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है, और क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मेरी बात समझे या नहीं समझे? केस 3 जब a हो जीरो और a एडजॉइंट ऑफ b आ जाए नॉन जीरो, तो इस केस में क्या होगा बताओ, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे, इधर ये जीरो है तो इधर x की जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करते हैं नल मैट्रिक्स हो जाएगी, और इधर ये नल नहीं है क्योंकि नॉन जीरो ले लिया, तो नल कभी नॉन जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, और क्या हो जाएगा, नो, कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है आपको? एकदम इजी, ठीक है, बाकी का ज्ञान शाम को 5 बजे आएगा।